Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll discuss applications for temporary injunction order 39 of CPC. So we'll discuss the draft, but before that we'll discuss the explanation, then draft, affidavit and then case law. Our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. सबसे पहले हम केस का एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, जो जिससे हम समझेंगे इस चीज़ को। जैसे कि एक प्लेंटिफ है, ठीक है, द प्लेंटिफ इज़ द लॉफुल ऑनर। जो प्लेंटिफ है जिसने केस किया है वो है लॉफुल ऑनर ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विच दे इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो प्रॉपर्टी उसको अपने पेरेंट्स से मिली और वो लॉफुल ऑनर है उसका, ठीक है। सो द डिफेंडेंट हु इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव, जो एक डिफेंडेंट जो है इस केस के अंदर वो है दूर का रिलेटिव, ठीक है, हैज़ अनलॉफुल एंटर्ड द प्रॉपर्टी एंड स्टार्टेड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्लेमिंग ओनरशिप। तो डिफेंडेंट ने एक तो प्रॉपर्टी पे आके कब्जा कर रहे हैं और फिर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि उनकी ऑनरशिप है इस प्रॉपर्टी पे। प्लेंटिफ की मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद भी जो डिफेंडेंट है वो मना कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी को खाली नहीं करेंगे, वो अपनी कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकेंगे। सो प्लेंटिफ फियर्स दैट इफ़ द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज इट विल कॉज परमानेंट डैमेज एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिक्लेम पोजेशन। तो प्लेंटिफ को लगता है कि, और उन्हें डर भी है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन ऐसे ही कंटिन्यू होती रही तो एक तो प्रॉपर्टी पे परमानेंट डैमेज आ जाएगा, यानी जो चीज़ उस कंस्ट्रक्शन की वजह से चेंज हुई है वो चीज़ दोबारा वो वैसे नहीं कर पाएंगे, और दूसरा वो हो सकता है कि उन्हें अपनी पोजीशन क्लेम करने में भी प्रॉब्लम आए फिर, क्योंकि कोर्ट भी उनसे ये चीज़ पूछेगी कि आपने उनको कैसे लेट कर दिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, आपने उस टाइम कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सो टू प्रिवेंट फर्दर अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ताकि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ आगे कंटिन्यू ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्लेंटिफ है उन्होंने टेम्परेरी इंजंक्शन का सपोर्ट लिया, restraining the defendant from carrying out any construction or making any changes to the property। तो क्या होता है टेम्परेरी इंजंक्शन, कि जिस टाइम पे वो डिफेंडेंट जो भी काम कर रहे थे उसी टाइम पे अगर प्लेंटिफ एक टेम्परेरी इंजंक्शन ले लेता है तो वहीं पे रोक लग जाएगी। यानी टेम्परेरी मीन्स इट इज़ नॉट परमानेंट, कि रोक लगी गई, वो जब तक केस का डिसीजन नहीं होता या फिर जब तक कुछ डिसाइड नहीं होता या फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रोक लग गई, बट उस फॉर अ टाइम बीइंग उस काम पे रोक लग गई। अब केस में जो भी आगे होगा डिस्कस करेंगे, कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होगी, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ये तय होगा कि ये जो इंजंक्शन है ये परमानेंट है या फिर इसे टेम्परेरी है और आगे कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। सो टेम्परेरी इंजंक्शन इज जो काम हो रहा है उसको वहीं की वहीं रोक देना टेम्परेरी तरीके से, कुछ टाइम के लिए या जब तक केस का डिसीजन नहीं आता तब के लिए। सो दैट इज टेम्परेरी इंजंक्शन इन ईजी वर्ड्स। सो लेट्स मूव फर्दर। टेम्परेरी इंजंक्शन, इनका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन क्या है। अ टेम्परेरी इंजंक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट का एक ऑर्डर होता है जिसे इशू किया जाता है एक लीगल केस के दौरान, ड्यूरिंग अ लीगल केस, टू मेंटेन द करंट सिचुएशन अंटिल द फाइनल जजमेंट इज अंटिल द फाइनल जजमेंट। यानी जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि आप इस काम को यहीं पे रोक दीजिए, जैसे ही हम करेक्ट जजमेंट पास करेंगे आप उसके बाद इस काम को कंटिन्यू करना है नहीं करना वो हम आपको बताएंगे। सो इट प्रिवेंट्स वन पार्टी फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू दी अदर। तो ये क्या होता है, एक पार्टी जो दूसरे को हार्म कॉज कर रही होती है उससे रोक देता है कि अभी हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, तो अभी इस काम को यहीं पे रोक दो। सो द मेन गोल ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। तो टेम्परेरी इंजंक्शन का मेन काम क्या होता है कि वो पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इन्वॉल्व एंड प्रिवेंट इररिपेरेबल डैमेज, और प्रिवेंट करे जो ऐसी डैमेज होने से जो रिपेयर ना हो पाए। एग्जाम्पल है जैसे कि इन द केस ऑफ MS गुजरात बॉटलिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस द कोका कोला कंपनी एंड अदर्स 1995, ठीक है। ये केस लॉ है इस वीडियो का। दिस ओके। सो द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट टेम्परेरी इंजंक्शंस आर नेसेसरी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि टेम्परेरी इंजंक्शंस नेसेसरी होते हैं ताकि प्रिवेंट कर सके हार्म को, वाइल लीगल डिस्प्यूट इज़ बीइंग सेटल्ड, ठीक है। जब तक लीगल डिस्प्यूट आपका सेटल नहीं हो जाता तब तक के लिए टेम्परेरी इंजंक्शंस नेसेसरी होते हैं ताकि जो हार्म होने वाला है उसको प्रिवेंट कर सके। ये नहीं कि केस चल रहा तब तक जो पर्सन रॉन्ग है उसने अपना काम कर ही दिया है, उसको अब फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे दूसरी पार्टी को हार्म होगा। Legal provisions for temporary injunctions.
Temporary injunctions in India are governed by the Civil Procedure Code 1908 under the following sections. Section 94C CPC allows court to grant temporary injunctions and enforce them through penalties like imprisonment or sale of property. ठीक है, सो ये सेक्शन अलाउ करता है कोर्ट को कि टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करे और इन्फोर्स करे लाइक कोई पेनल्टी वगैरह होती है जैसे कि इम्प्रिजनमेंट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी उस सिचुएशन में वैलिड है या ठीक लगता है. सेक्शन 95 CPC प्रोवाइड्स फॉर कॉम्पनसेशन टू द डिफेंडेंट, यानी कि सेक्शन 95 CPC क्या प्रोवाइड करता है? कॉम्पनसेशन डिफेंडेंट को अगर इंजंक्शन जो है, इफ़ द इंजंक्शन वॉज रॉन्गफुली ऑब्टेन, अगर गलत तरीके से किसी सामने वाले पर्सन ने इंजंक्शन ऑब्टेन कर ली है तो. Now Order 39 Rule 1 to 7 CPC details the procedure and conditions for granting temporary injunctions. So इसमें डिटेल है प्रोसीजर्स की, कंडीशन जो भी होती है कि किस तरीके से टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट किया जाएगा. टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर CPC ऑर्डर 39 रूल 1 कोर्ट ग्रांट करता है इंजंक्शन जब इम्पॉर्टेंट लगता है कोर्ट को, जब ताकि वो प्रिवेंट कर सके हार्म को और वायलेशन ऑफ राइट्स को. देन ऑर्डर 39 रूल 2 एप्लीकेंट मस्ट प्रूव, एप्लीकेंट को प्रूव करना होगा कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेमा फेसी केस है, यानी कि पहली बारी देख के केस को समझ आ जाए कि इस केस में किसकी गलती है या कौन गलत है कौन सही है, या फिर ये चीज़ गलत हो रही है, ऐसा भी कुछ समझ आ जाए कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको यहीं पे रोक देना चाहिए. फिर डिसाइड करके डिसीजन लेंगे कि क्या किसकी तरफ हमें ये इंजंक्शन आगे हमें ग्रांट करनी है, परमानेंट करनी है, या इसे टेम्परेरी रहने देना है. सो पॉसिबिलिटी ऑफ इररिपेरेबल हार्म, कि जब कोर्ट को लगे कि जब तक केस डिसाइड नहीं होता और हमने इंजंक्शन ग्रांट नहीं की तो एक ऐसा इररिपेरेबल हार्म हो सकता है जिससे किसी एक के राइट वायलेट होंगे, तब भी ग्रांट की जाती है. इफ़ द इंजंक्शन इज़ नॉट ग्रांटेड, ठीक है, अ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन देयर फेवर, तो एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बन जाता है. जो पर्सन एक तो इंजंक्शन मांग रहा है तो कहीं ना कहीं उसको प्रूफ करना पड़ता है, तो जब वो प्रूफ कर देता है, इस चीज़ को कन्विंस कर देता है कोर्ट को कि इंजंक्शन देना सही है, तो कोर्ट को मिल जाता है कोर्ट को एक क्लू मिल जाता है कि हाँ हमें इंजंक्शन देना चाहिए. Now Order 39 Rule 3, the process of applying for an injunction requires an application. Application चाहिए with an affidavit. Then Rule 4 के अंदर है court can seize property to ensure the injunction's effectiveness. जैसे किसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और उस प्रॉपर्टी पे टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट ने ग्रांट किया है, तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को उस टाइम के लिए सीज कर देंगे कि अभी आप इस प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती इनफैक्ट, जब तक डिसाइड नहीं होता कि क्या कौन सी पार्टी के फेवर में डिसीजन आना है, ताकि कोर्ट का जो डिसीजन है वो बना रहे, कोई कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट भी ना करे. नाउ रूल 5 to 7, courts can modify, cancel और enforce injunction through legal action. So court of course cancel कर सकती है, modify कर सकती है, enforce कर सकती है injunction को through legal actions. Now key grounds for granting a temporary injunction, यानी important grounds. So the Supreme Court, ये भी केस है, the Supreme Court in Dalpat Kumar versus Prahlad Prahlad Singh 1991 established 3 essential conditions for granting a temporary injunction. So इस केस में 3 essential conditions कोर्ट ने बोली थी, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकती है. एक तो है prima facie, then irreparable loss and balance of convenience. The court must decide it granting the injunction is fair for both parties. यानी कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि जो इंजंक्शन ग्रांट करनी है वो दोनों पार्टीज़ के लिए एक फेयर डिसीजन है या नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि इंजंक्शन ग्रांट करके हम ऐसे ही मतलब जिस पार्टी ने जो इन पार्टी इंजंक्शन चाहती है उसका भला कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट, एक पार्टी के फेवर में नहीं होना चाहिए, ठीक है. इसलिए मैंने आपको यहाँ ऊपर जब ये केस समझा रही मतलब इसके पॉइंट समझा रही थी, मैंने एक चीज़ और बोली थी कि उस पार्टी को जो चाहता है इंजंक्शन उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इंजंक्शन सही तरीके से ग्रांट होनी चाहिए, यानी कि वो सही बोल रहा है और कहीं ना कहीं उसकी बात में इतना उसकी बात में इतनी स्ट्रेंथ है कि कोर्ट को इंजंक्शन ग्रांट करनी पड़ रही है जो सिचुएशन है उसको देखकर. सो यही इस केस के अंदर बोला गया था. ये सारे तीनों कंडीशंस हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं.
ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, एक तो जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक, जिसे हम कह रहे हैं पेंडेंट लाइट इंजंक्शन। फिर इनडेफिनेटली इफ कन्वर्टेड इनटू अ परमानेंट इंजंक्शन बाय द फाइनल कोर्ट। जैसे कि अब जैसे प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, अगर प्लेंटिफ के फेवर में जाता है, क्योंकि प्लेंटिफ केस करेगा परमानेंट टेम्परेरी इंजंक्शन मांगेगा, प्लेंटिफ के फेवर में केस जा रहा है अगर, यानी डिसीजन प्लेंटिफ के फेवर में है, तो ये जो लाइक टेम्परेरी इंजंक्शन है ये परमानेंट इंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और अगर डिफेंडेंट के फेवर में केस जा रहा है तो ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये रिमूव हो जाएगा। नाउ कैन अ डिफेंडेंट सीक एन इंजंक्शन, क्या डिफेंडेंट इंजंक्शन सीक कर सकता है? येस, अ डिफेंडेंट कैन सीक एन इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 Rule 1C CPC if their rights are at risk. Courts have allowed such request in case where the defendant faces potential harm due to plaintiff's action. ठीक है, सो ऐसे कई केसेस हैं जिसमें डिफेंडेंट को भी हार्म होता है और डिफेंडेंट क्या इंजंक्शन मांग सकता है कोर्ट से? यस, डेफिनेटली मांग सकता है। जैसे एक केस लॉ है हमारा इन गंगा ब्रिक्स उद्योग वर्सेस जय भगवान स्वरूप। ठीक है, ये हमारा केस लॉ है, मैंने अलग से हाईलाइट नहीं किया है इसलिए मैं इन केस लॉस को मार्क कर रही हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप वीडियो को हर अच्छे से समझें, हर चीज़ को देखें। सो द कोर्ट रूल दैट अ डिफेंडेंट कैन बी ग्रांटेड रिलीफ अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो इस केस में क्या था, कोर्ट ने ये कहा था कि डिफेंडेंट को भी रिलीफ ग्रांट करना चाहिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। सो मैंने बहुत सारे केस लॉज इसमें ऐड कर दिए, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इन केस लॉज को नहीं समझाया है। आई थिंक आपका जो ये हमारा लास्ट केस लॉ ये जो था ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसको मैंने थोड़ा और बेटर समझाया। मैंने फैक्ट्स की बजाय फोकस इस बात पे किया है कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है उसको कैसे ये केस लॉ कवर करता है, कोर्ट ने क्या कहा था इस केस में उसके बारे में। सो कैन अ कोर्ट बी इशूड एन इंजंक्शन? जनरली कोर्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजंक्शंस। सो कोर्ट क्या होते हैं, वो जनरली प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम इंजंक्शन से एंड टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हाउ एवर हाई कोर्ट कैन रिव्यू लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रिव्यू कर सकते हैं, उनके डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं रिट्स के थ्रू, जैसे कि सर्चरारी हो गया या प्रोहिबिशन हो गया, व्हेन जुरिसडिक्शन इज एक्सीडेड। तो इस तरीके से ही हम कोर्ट का इंजंक्शन कह सकते हैं जहाँ पर डिसीजन को रोक लगा दी या केस को रोक लगा दी। एनीवेज, लेट्स मूव फर्दर. Now we have the draft. In the court of district judge, then you have to write all the jurisdiction and सिविल सूट नंबर। देन प्लेंटिफ हमने एक इमेजिनरी नेम लिया है एक तरीके से, मिस्टर राजेश मेहता एंड मिस्टर अर्जुन शर्मा, सो इट इज़ एन इमेजिनरी नेम। तो एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC। फिर आप देख सकते हैं सारा एड्रेस मेंशन करना है, प्रॉपर्टी का एड्रेस जिसके ऊपर जो इशू है, और ये जो हमने ड्राफ्ट किया है, जो स्टोरी है इस ड्राफ्ट में, फिक्शन केस है हमारा ये। मैंने आपसे जो सबसे फर्स्ट स्लाइड में जो एग्जांपल डिस्कस किया था वही है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। सो नाउ यू कैन जस्ट रीड, गो थ्रू इट, सारी डेट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करके इसको बना सकते हैं। आगे आपको पॉज करके रीड करना होगा। आई एम मूविंग फर्दर। एंड ऑफ कोर्स 12 मार्क्स में अगर आपका क्वेश्चन 12 मार्क का आ रहा है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, और भी फैक्ट्स और भी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। देन प्रेयर, देन डेट, प्लेस, प्लेंटिफ सिग्नेचर, देन विल कम टू द एफिडेविट। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एफिडेविट, ऐसे मैं हर वीडियो में कवर करती हूँ, तो यू कैन जस्ट पॉज एंड go through it. I'm moving further now. Then verification, signatures, affirm, attest, everything. So that's it in this video. Case laws हम पहले ही cover कर चुके थे इस वीडियो के. So please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.